Hello, students. I welcome all of you to chapter number 6 of the topic of the series of Transfer of Property Act. तो इसमें हम पढ़ेंगे आज कंडीशनल ट्रांसफर्स. अब कंडीशनल ट्रांसफर्स में हमारे कौन कौन से सेक्शंस कवर होते हैं. सेक्शन नंबर 10 कवर होता है, सेक्शन 11 एंड सेक्शन नंबर 40. तो सबसे पहले सेक्शन 10 पढ़ेंगे, 11 एंड देन 11 और 40 को हम कंपेयर करके अपने केसेस देखेंगे. ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड. सेकेंड स्लाइड में हम पहले सेक्शन नंबर 10 को पढ़ लेते हैं. सेक्शन नंबर 10 में क्या दिया हुआ है? वेयर प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट टू अ कंडीशन और लिमिटेशन. प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है. ट्रांसफर हमने पढ़ा हुआ है, क्या होता है? इट्स कन्वेयंस वन पर्सन टू अनदर पर्सन. इंटर वाइवॉज है टीपीए के अंदर. ठीक है, तो प्रॉपर्टी हमारी ट्रांसफरर ट्रांसफर कर रहा है और ट्रांसफरी को ट्रांसफर हो रही है. तो यहाँ पे कंडीशन या लिमिटेशन किसके ऊपर लगी है? ट्रांसफरी के फर्दर ट्रांसफर करने पे लगी है. एब्सोल्यूटली रेस्ट्रेन किया जा रहा है हमारे ट्रांसफरी को हमारे एब्सोल्यूट रेस्ट्रेन किया है कि वो प्रॉपर्टी फर्दर ट्रांसफर नहीं कर सकते. आपके फादर ने आपको प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी, लेकिन आपके ऊपर कंडीशन लगा दी कि आप इस प्रॉपर्टी को फर्दर ट्रांसफर नहीं करेंगे. तो ऐसे केस में अगर एब्सोल्यूट रेस्ट्रेन लगा है तो फिर उस केस में जो ये कंडीशन होती है वो क्या हो जाती है? वो वॉइड हो जाती है. ठीक है, वेयर प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट टू अ कंडीशन और लिमिटेशन absolutely restraining the transferee or any person claiming under him with parting with or disposing. उसको उससे मतलब उसको एलियनेट करने के लिए, किसी और को ट्रांसफर करने के लिए, गिफ्ट करने के लिए, कुछ भी करने के लिए, डिस्पोज ऑफ करने के लिए अगर ये कंडीशन या लिमिटेशन ऐसे केस में लगाई जाती है तो फिर वो जो कंडीशन या लिमिटेशन होती है वो वॉइड होती है. इसके हमारे दो एक्सेप्शन है. एक हो गया हमारा लीज. लीज में हमारा ट्रांसफर ऑफ पोजेशन होता है एक तरीके से फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम. तो यहाँ पे फॉर द बेनिफिट ऑफ द लेसर वो रेस्ट्रिक्शन लगा सकता है. हम इसको डिटेल में आगे पढ़ेंगे. ठीक है, सेकेंड क्या है कि अगर कोई हिंदू, मुस्लिम या बुद्धिस्ट मैरिड विमेन के अलावा कोई मैरिड विमेन है, अगर कोई विमेन है हु इज मैरिड विमेन अपार्ट फ्रॉम हिंदू, मुस्लिम एंड बुद्धिस्ट, अगर किसी और फेथ की, किसी और रिलीजन की कोई वुमेन है, मैरिड वुमेन है, तो फिर उसके ऊपर इस तरीके का रेस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है. इस तरीके के दो एक्सेप्शन हमारे दिए गए हैं. दो इट इज नॉट वेरी cordial with today's scenario, but yes, such restrictions were put on the married women, especially in earlier times. As per section 10, where the transferee is absolutely restrained, अगर absolutely restrained किया जा रहा है हमारे ट्रांसफरी को प्रॉपर्टी देते वक्त और कहा जा रहा है आप उसको फर्दर ट्रांसफर नहीं कर सकते, एलियनेट नहीं कर सकते, आप अपना इंटरेस्ट फर्दर ट्रांसफर नहीं कर सकते उस प्रॉपर्टी के अंदर बिकॉज ऑफ अ कंडीशन, तो फिर वो कंडीशन वॉइड हो जाती है. ठीक है, पर हमारा जो ट्रांसफर है वो वैलिड रहता है. मतलब जो फर्दर ट्रांसफर किया होता है हमारे ट्रांसफरी ने वो वैलिड रहता है. एब्सोल्यूट रेस्ट्रेंट टोटली टेक्स अवे द राइट्स, बट पार्शियल रेस्ट्रेंट ऐसा है जो कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाता है पर सब्सटैंशियली काफी हद तक आपकी प्रॉपर्टी फ्री रहती है एलियनेट करने के लिए फर्दर. ठीक है, एब्सोल्यूट रेस्ट्रेंट टेक्स अवे और curtails right of disposal. Partial restraint is one that imposes some restrictions on the power of alienation. But ट्रांसफरी के पास प्रॉपर्टी एलियनेट करने के लिए काफी तरीके होते हैं. वाइड वेराइटी ऑफ वेज आर ऑलरेडी प्रेजेंट. ऐसा जो रूल होता है उसे हम कहते हैं रूल अगेंस्ट एलियनेबिलिटी. रूल अगेंस्ट एलियनेबिलिटी क्या होता है? इस तरह के जो कंडीशंस लगाए जाते हैं वो हमारे एलियनेबिलिटी मतलब ट्रांसफरेबिलिटी, और वो ऐसे ट्रांसफर के अगेंस्ट रूल्स बनाए जाते हैं बाय द एक्चुअल ओनर. ठीक है, तो इसके अगेंस्ट हम जहां मतलब हम रूल अगेंस्ट एलियनेबिलिटी के अगेंस्ट जा रहे हैं अंडर सेक्शन 10, तो इसका मतलब हम एलियनेबिलिटी को फेवर कर रहे हैं अंडर सेक्शन 10. ठीक है, तो द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल कि फ्री ट्रांसफर होना चाहिए. ठीक है, विदाउट कंडीशंस होना चाहिए, फ्री ट्रांसफर होना चाहिए, विदाउट कंडीशंस होना चाहिए. नहीं तो जो हमारा वर्ड कन्वे दिया हुआ है ना सेक्शन 5 में वो कहीं ना कहीं इन्फ्रिंज हो रहा है. उसके अंदर का जो मेन कॉन्शियस है दैट इज बीइंग इन्फ्रिंज, उसका जो मेन पर्पस है. ठीक है, अब आगे देखते हैं, हम ये देखते हैं कि कंडीशनल ट्रांसफर हमारे प्रायर भी हो सकते हैं. कंडीशन हमारी प्रायर भी लगाई जा सकती है और सब्सिक्वेंट भी लगाई जा सकती है. ठीक है, तो कंडीशन मतलब प्रायर कंडीशन क्या होती है कि जब तक आप उस कंडीशन को फुलफिल नहीं करेंगे तब तक ट्रांसफर नहीं होगा. बट कंडीशन सब्सिक्वेंट क्या होता है?
कंडीशन सब्सिक्वेंट मतलब ट्रांसफर तो हो रहा है, पर ट्रांसफर होने के बाद में आपको प्रॉपर्टी कैसे यूटिलाइज करनी है, उस तरीके के कुछ कुछ आपको प्रॉपर्टी कैसे फर्दर ट्रांसफर करनी है, उस तरीके के कंडीशंस लगाए हुए हैं। तो यहाँ पे क्या है, जो पावर ऑफ एलिनेशन है उसके ऊपर कहीं ना कहीं कंडीशंस लगाए जाते हैं, अगर तो उसको हम यहाँ पे वॉइड कह रहे हैं। सेक्शन 10 के क्या एक्सेप्शंस है, पहला लीज है। लीज में क्या है कि इफ देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लीज, तो फिर लेसर इंपोज कर सकता है एब्सोल्यूट रेस्ट्रेंट लेसी पे अपने खुद के बेनिफिट के लिए। अब खुद का बेनिफिट ऑब्वियसली लेसी वॉन्ट लेसर वॉन्ट वांट कि भाई लेसी जो है वो सब लीज कर दे, उसी की प्रॉपर्टी अपनी जगह किसी और को लगा दे। आप कहीं रेंट पे भी लेते होंगे तो आपको पता है कि आपकी पर्सनल उस पे आपको रेंट पे रखा जाता है, आप किसी को फर्दर आप किसी को फर्दर रेंट पे नहीं दे सकते वही प्रॉपर्टी। ठीक है, तो आप सबलीज नहीं कर सकते। एंड सेकंड एक्सेप्शन क्या है, ऐसी विमेन वेयर द प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर टू अ मैरिड वुमन हु इज नॉट हिंदू मुस्लिम और बुद्धिस्ट, तो फिर ऐसी कंडीशंस लगाई जा सकती है। ठीक है, कैन बी वैलिड, अ वैलिड रेस्ट्रेंट कैन बी इम्पोज्ड ऑन देम ड्यूरिंग देयर मैरिज। मैरिड वुमेन लिखा है ना, डाइवोर्स नहीं लिखा, विडो नहीं लिखा, तो ओनली मैरिड वुमेन ड्यूरिंग देयर मैरिज, उनको उनकी प्रॉपर्टी जो उनको मिलती है उसके ऊपर रेस्ट्रेंट लगाया जा सकता है उसकी फर्दर ट्रांसफर पे। ठीक है, मेंटेनेंस फॉर हर सर्वाइवल, उनके मेंटेनेंस के लिए या उनके बेनिफिट के लिए, लिमिटेड बेनिफिट के लिए। ओके, नाउ वील सी द केस ऑफ ज़ोरोएस्ट्रियन कोऑपरेटिव सोसाइटी हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड। ठीक है, तो इस केस में क्या हुआ था, इस केस में देयर वाज दिस एक रेस्ट्रिक्शन लगाया गया था कि आप जो प्रॉपर्टी सेल करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ पारसी फेथ के लोगों को ही सेल करेंगे, या फिर ऐसे पर्सन को सेल करेंगे जो कि वो सोसाइटी अलाउ करती हो, या सोसाइटी के प्रायर कंसेंट से सेल करेंगे। मतलब कहीं ना कहीं वो जो भी प्रॉपर्टी है वो सारी की सारी पारसीज के पास में ही रहनी चाहिए। तो इस तरीके से क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे इस रेस्ट्रेंट को कंसिडर किया, और यहाँ पे कंसिडर किया वेदर द रेस्ट्रिक्शन, ये जो रेस्ट्रिक्शन लगाया गया है बाय दिस सोसाइटी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने के लिए ओनली टू अ पर्सन पोजेसिंग सर्टेन क्वालिफिकेशंस, या फिर सोसाइटी को, जिस सोसाइटी का है आप वहीं पे सेल कर दीजिए एक नॉमिनल अमाउंट पे, एक रीजनेबल अमाउंट पे, या फिर प्रायर कंसेंट ऑफ द सोसाइटी टू अ पर्सन क्वालिफाइड टू बी अ मेंबर ऑफ द सोसाइटी, जो क्वालिफाइड है कि वो सोसाइटी का मेंबर बन सके। क्वालिफिकेशन क्या थी, पारसी होना। ठीक है, तो अगर ये क्या, तो जो ये रेस्ट्रिक्शन लगी है, क्या ये रेस्ट्रिक्शन सेक्शन 10 को ऑफेंड कर रही है, हमारे सुप्रीम कोर्ट को ये चेक करना था। तो कोर्ट ने क्या हेल्ड किया कि इट डिड नॉट अमाउंट टू सच रेस्ट्रेंट, इस रेस्ट्रेंट को हम पार्शियल रेस्ट्रेंट बोलेंगे, इसको हम एब्सोल्यूट रेस्ट्रेंट जो सेक्शन 10 के अंदर वॉइड है हम वो नहीं बोलेंगे। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा दैट इट वाज एट बेस्ट अ पार्शियल रेस्ट्रेंट, ज्यादा से ज्यादा वो पार्शियल रेस्ट्रेंट था एलिनेशन पे, एब्सोल्यूट रेस्ट्रेंट पे ही था। ठीक है, तो फिक्स प्राइस एक था जो परचेज जिसके अंडर जो मतलब एक रीजनेबल प्राइस था, वो फिक्स प्राइस वाज अ रीजनेबल प्राइस, और एक तरीके से प्रीएम्पशन क्लॉज लगा हुआ था कि भाई सबसे पहले आपको इन्हीं लोगों को सेल करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें हम इसको कह सकते हैं कि पार्शियल रेस्ट्रेंट है, एब्सोल्यूट रेस्ट्रेंट नहीं है। इसके साथ में कोर्ट ने एक और बात करी कि जो सेक्शन 10 है टीपीए, उसका यहाँ पे अप्लाई एप्लीकेशन नहीं हो सकता। क्यों, यहाँ पे बात हो रही है मेंबरशिप की, और मेंबरशिप कहाँ से गवर्न होते हैं, मेंबरशिप गवर्न होती है बाय लॉज से, और बाय लॉज का कहीं ना कहीं बाय लॉज को अप्रूवल कहाँ मिला हुआ है, बाय लॉज का सोसाइटी के बाय लॉज को अप्रूवल मिला हुआ है कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंदर। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग बाय लॉज इन दैट रिगार्ड कैन नॉट बी इफेक्टिवली बी चैलेंज्ड इन व्यू ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट। तो ये जो रेस्ट्रिक्शंस है ये इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी में है, एंड जो मेंबर्स हैं एंड इट्स मेंबर्स एंड कंसिस्टेंट विद द ऑब्जेक्ट विथ विच द सोसाइटी वाज फॉर्म्ड। सोसाइटी उस किस ऑब्जेक्ट के लिए फॉर्म हुई थी, उनके कल्चर को सेव करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने कल्चर को प्रमोट करने के लिए, और फिर आप साथ में रहने के लिए। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे ये नहीं कह सकते दैट सच रेस्ट्रिक्शन अमाउंट्स टू एन एब्सोल्यूट रेस्ट्रेन ऑन एलियनेशन। उसके पास में राइट था, वो सोसाइटी को सेल करता, सेम फेथ के लोगों को सेल करता, काफी तरीके थे सेल करने के, तो हम इसलिए इसको हम पार्शियल रेस्ट्रेंट बोलेंगे, एब्सोल्यूट रेस्ट्रेंट नहीं बोलेंगे। लेट्स मूव टू फर्दर केस, रॉशर वर्सेस रॉशर 1884 का केस है। अब इसमें क्या हुआ था, इसमें
ए ने गिफ्ट किया अपना हाउस बी को, लेकिन क्या कंडीशन लगाई कि देखो एक्चुअली व्हाट हैपेंड हियर, ए ने गिफ्ट किया हाउस टू बी, बी हमारा सन है, ठीक है, लेकिन जो ए की वाइफ है, ए ने हाउस गिफ्ट कर दिया इसको बी को, गिफ्ट किया, लेकिन ये भी कंडीशन लगाई यहाँ पे, इस बी को गिफ्ट करते टाइम ये कंडीशन लगाई दैट कि जब तक वाइफ इज अलाइव अप टिल देन शुड हैव द ऑप्शन ऑफ परचेजिंग इट फॉर 1/5 वैल्यू, इसके पास में राइट होना चाहिए 1/5 वैल्यू पे परचेज करने का जब तक शी इज अलाइव। मतलब टेक्निकली तो वो सेल ही नहीं कर सकता ना जब तक वो अलाइव है, जब तक वो अलाइव है तब तक तो वो सेल नहीं कर सकता, ऐसा कोर्ट ने बाद में सोचा था। ठीक है, ए मेड अ गिफ्ट ऑफ हाउस टू बी एंड गिव कंडीशन दैट इफ बी डिसाइड्स टू सेल द हाउस ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ एज वाइफ, अगर वो सोचता है हाउस बेचने का ए के वाइफ जो है उसकी लाइफ टाइम में, तो फिर सबसे पहले ऑप्शन उसी को मिलना चाहिए, शी शुड हैव द ऑप्शन ऑफ परचेजिंग इट फॉर 1/5 ऑफ द मार्केट वैल्यू, 1/5 वैल्यू पे मिलना चाहिए उसे। तो इस कंडीशन को कह दिया गया था कि ये एब्सोल्यूट रेस्ट्रेंट था और इसे वॉइड डिक्लेयर कर दिया गया था कंडीशन को। तो इसका मतलब वाइल द वाइफ वाज अलाइव, बी के पास में राइट है कि वो इस प्रॉपर्टी को कितने भी प्राइस पे सेल कर सकता है। रैशनल क्या हुआ यहाँ पे, टेस्ट था टू डिटरमाइन वेदर रेस्ट्रेंट इज एब्सोल्यूट और ओनली पार्शियल, डिपेंड्स ऑन इफेक्ट एंड नॉट ऑन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स। या आगे एक तरीके से एसेंशियल में भी हम पढ़ते हैं कि जो हम रेस्ट्रेंट चेक करेंगे सेक्शन 10 का कि वो एब्सोल्यूट है या वो पार्शियल है, तो हम सिर्फ उसके वर्ड से लिटरल मीनिंग निकाल के हम ये नहीं सोच सकते कि वो एब्सोल्यूट या पार्शियल है, हमें देखना पड़ेगा उस कंडीशन से क्या इफेक्ट जा रहा है, हमें फॉर्म ऑफ वर्ड्स पे नहीं जाना है, हमें इफेक्ट पे जाना है। ठीक है, फिर यहाँ पे फाइनली क्या हेल्ड हुआ, जो थ्रोइंग अवे ऑफ प्रॉपर्टी एट 1/5 वैल्यू इसको एब्सोल्यूट रेस्ट्रेंट माना गया ऑन फर्दर एलियनेशन ऑफ द प्रॉपर्टी। ठीक है, जब तक वाइफ अलाइव है तो फिर उसके लिए तो एकदम ही मतलब रेस्ट्रेंट था कि वो प्रॉपर्टी सेल ही नहीं कर सकता था। तो फिर इसको प्रिज्यूम किया कि कूड़े के दाम पे बेचना इज जस्ट लाइक आपको एब्सोल्युटली रेस्ट्रिक्ट करना, ऐसा कोर्ट ने प्रिज्यूम करा। ठीक है, रोशर वर्सेस रोशर के अंडर। थर्ड केस इज मोहम्मद रजा वर्सेस अब्बास बंदी बीबी। इस केस में क्या हुआ, कंडीशन था, ट्रांसफरी को रेस्ट्रिक्ट किया कि वो किसी स्ट्रेंजर को नहीं सेल करेंगे, ट्रांसफरर ने ट्रांसफरी को सेल किया। ठीक है, ए ने बी को सेल करा और बी को बोला कि तुम सिर्फ ए के जो रिलेटिव्स है ना, रिलेटिव्स ऑफ ए, ओनली उन्हीं को सेल कर सकते हो, ओनली रिलेटिव्स ऑफ ए। ये इसको फर्दर किसको सेल कर सकते हैं, रिलेटिव्स ऑफ ए। ठीक है, तो यहाँ पे कहा गया था इन दिस केस कंडीशन रेस्ट्रिक्टेड द ट्रांसफरी फ्रॉम ट्रांसफरिंग द प्रॉपर्टी टू स्ट्रेंजर्स दैट इज आउटसाइड द फैमिली ऑफ द ट्रांसफरर। इट वाज हेल्ड बाय द प्रिवी काउंसिल कि कंडीशन पार्शियल रेस्ट्रेंट था, वो वैलिड था और एनफोर्सिएबल था। कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि फैमिली अरेंजमेंट्स जब होते हैं ना, तो फैमिली अरेंजमेंट्स एक तरीके से आपस के म्यूचुअल अग्रीमेंट से बनते हैं। ठीक है, और ये इनको फेवर करता है, कोर्ट्स ऑफ इक्विटी आल्सो फेवर्ड एट दैट टाइम, इसलिए कोर्ट्स ऑफ इक्विटी भी फेवर करता था उन्हें। इसलिए वेयर अ पर्सन इज अलाउड टू टेक द प्रॉपर्टी अपॉन एक्सप्रेस अग्रीमेंट दैट इट शुड नॉट बी एलियनेटेड आउटसाइड द फैमिली, अगर कोई इस कंडीशन पे म्यूचुअली अग्री करके प्रॉपर्टी ले लेता है कि वो प्रॉपर्टी फैमिली के बाहर सेल नहीं होगी, तो फिर इसको हम एब्सोल्यूट रेस्ट्रिक्शन नहीं मानेंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि ऐसा कंडीशन लगाया जा सकता है इस रीजन से टू डिजायर विद अ डिजायर टू कंजर्व द प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी को कंजर्व करने के लिए विद इन अ स्पेसिफिक फैमिली या विद इन अ स्पेसिफिक कम्युनिटी, क्योंकि सभी का अपने कहीं ना कहीं इमोशंस वगैरह अटैच्ड होते हैं सभी प्रॉपर्टी से, तो वो नहीं चाहते किसी स्ट्रेंजर को सेल करना। तो इसको वैलिड रीजन मानते हुए और इसको पार्शियल रेस्ट्रेंट मानते हुए कोर्ट ने बोल दिया कि मतलब फैमिली को सेल करना इज अ पार्शियल रेस्ट्रेंट एंड नॉट अ एब्सोल्यूट रेस्ट्रेंट। ओके, अब हम देखेंगे सेक्शन 11 एंड सेक्शन नंबर 40, जहां से हमारे मेन क्वेश्चंस पास्ट ईयर में बने हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, वेयर ऑन अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एन इंटरेस्ट देयरिन इज क्रिएटेड एब्सोल्युटली इन फेवर ऑफ एनी पर्सन। अगर इंटरेस्ट बना है, ठीक है, इंटरेस्ट बन गया किसी पर्सन के फेवर में,
पर टर्म्स ऐसे हैं जिसकी वजह से डायरेक्ट किया जा रहा है कि आप इस तरीके से नहीं, इस तरीके से प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। ठीक है, डायरेक्ट दैट सच इंटरेस्ट शैल बी अप्लाइड और एंजॉयड बाय हिम इन अ पर्टिकुलर मैनर। आप किसी पर्टिकुलर तरीके से ही एंजॉय करेंगे इस लैंड को, तो फिर he shall be entitled to receive and dispose of such interest as if there were no such restriction। जनरल रूल हमारा क्या है कि ट्रांसफर के बाद में अगर कोई स्पेशल रेस्ट्रिक्शन लगाया गया है किस तरीके से प्रॉपर्टी को यूटिलाइज करा जाएगा उस चीज के ऊपर, तो फिर ऐसे चीज में जो स्पेशल डायरेक्शन है ना वो वॉइड हो जाएगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे कहा गया है वेयर एनी सच डायरेक्शन हैज बीन मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ वन पीस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी for the purpose of securing the beneficial enjoyment of another piece। मतलब एक्सेप्शन क्या कह रहा है, इसको हम लिख देते हैं यहाँ पे, दिस इज एक्सेप्शन। ठीक है, अब एक्सेप्शन क्या कह रहा है, एक्सेप्शन कह रहा है कि जैसे एक ये लैंड है और एक ये लैंड है, अब ये दोनों पहले ए की लैंड थी। ठीक है, अब ये बी, इसने ए ने अपनी लैंड बी को सेल कर दी, तो ये जो हमारा ओरिजिनल ट्रांसफरर है, ये जो हमारा बी है, इसको क्या करना पड़ेगा, इसको वो सारे जो कंडीशंस है ना जो ए ने लगाए हैं इसके ऊपर, वो उसको मानने पड़ेंगे अगर इसने वो कंडीशन अपनी लैंड की बेनिफिट के लिए लगाए हैं। ठीक है, वेयर एनी सच डायरेक्शन हैज बीन मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ वन पीस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, इसमें लगाए हैं रेस्ट्रिक्शन, made in direction has been made in respect of one piece of immovable property for the purpose of securing the beneficial enjoyment of another piece of property। इसके beneficial enjoyment के लिए इसके ऊपर restriction लगाया है, तो फिर ये सेक्शन उस पर अप्लाई नहीं होगा, मतलब मेन जो हमारा सेक्शन 11 है वो अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, नथिंग इन द सेक्शन शैल बी डीम्ड टू अफेक्ट एनी राइट which the transferor may have to enforce such direction or any remedy which he may have in respect of breach thereof। ठीक है, अगर इस तरीके का सिचुएशन, स्पेशल सिचुएशन होता है तो फिर ए बी के ऊपर इस तरीके के रेस्ट्रिक्शन लगा सकता है, बट दिस इज लिमिटेड ओनली टू बी। अगर बी ने ये प्रॉपर्टी फर्दर किसी को ट्रांसफर कर दी तो सेक्शन 11 अप्लाई नहीं होगा। ओके, नाउ सी सेक्शन 11 लेज डाउन दैट, सेक्शन 11 क्या ले डाउन कर रहा है, इफ देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ एब्सोल्यूट इंटरेस्ट देन नो कंडीशन कैन बी इम्पोज। अगर एब्सोल्यूट इंटरेस्ट ट्रांसफर हो रहा है तो कोई कंडीशन इंपोज नहीं हो सकती, ये हम समझ गए। ठीक है, एज टू हाउ द इंटरेस्ट वुड बी यूटिलाइज्ड, कोई कंडीशन हम नहीं लगा सकते कि प्रॉपर्टी को कैसे यूटिलाइज किया जाएगा बाय द ट्रांसफरर। One of the essential legal incidents of ownership of property is right of free enjoyment of the thing owned। एक मेन लीगल इंसिडेंट, बंडल ऑफ राइट्स ओनरशिप का, प्रॉपर्टी में ओनरशिप का क्या होता है कि वो अपनी प्रॉपर्टी को फ्रीली एंजॉय करेगा, फ्रीली, विदाउट एनी कंडीशन, विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन। ठीक है, और फुल ओनरशिप कॉन्फर्स अपॉन इट्स ओनर कंप्लीट लिबर्टी ऑफ एक्शन। जो ओनर बन जाता है उसके पास में कंप्लीट लिबर्टी ऑफ एक्शन होता है उस प्रॉपर्टी को एंजॉय करने के लिए, उस प्रॉपर्टी को डिस्पोज करने के लिए, उस प्रॉपर्टी को मैनेज करने के लिए। ठीक है, so that if a transfer of such interest are accompanied by a condition that the transferee should always let the land at a definite rent or cultivate in a particular manner, the condition would be void। तो अगर हमारा ट्रांसफरर उस प्रॉपर्टी को सेल करते वक्त कहता है कि भाई आ, आप यहाँ पे इसी तरीके से कल्टीवेट करोगे, आप इसको इतने पर्टिकुलर रेंट से ज्यादा सेल नहीं करोगे, आपको इस गार्डन को हमेशा मेंटेन करके रखना है, तो फिर इस तरीके के कंडीशंस क्या हो जाते हैं, वॉइड हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये एब्सोल्यूट ओनरशिप के अगेंस्ट जा रहे हैं ना, इट इज रिपग्नेंट टू एब्सोल्यूट ओनरशिप, एब्सोल्यूट ओनरशिप के अगेंस्ट है। एब्सोल्यूट ओनरशिप का मतलब एंजॉयमेंट भी, डिस्पोजिशन भी, मैनेजमेंट भी। ठीक है, बट स्पेशली अगर ऐसा कोई केस है, एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन जो हमने पीछे पढ़ा था कि अगर एब्सोल्यूट ट्रांसफर हो रहा है लेकिन जब एब्सोल्यूट ट्रांसफर के केस में भी सर्टेन कंडीशंस लगाए जा सकते हैं, बेनिफिशियल एंजॉयमेंट ऑफ द अदर पार्ट दैट इज एडजॉइनिंग लैंड ऑफ द प्रॉपर्टी। ठीक है, मैंने लास्ट स्लाइड में एग्जांपल दिया था, इसको और एक्सप्लेन करेंगे आगे। तो ए मेक्स एन एब्सोल्यूट गिफ्ट ऑफ अ हाउस टू बी and directs that he shall not raise it higher so as to obstruct the passage of light and air to A's adjoining house। The direction will be valid। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल देखें तो यहाँ पे ये ए का हाउस था, ठीक है, और ये दूसरा ए का हाउस था। अब यहाँ पे
इसने क्या करा, इसने बोला यहां से सनलाइट आती थी ए के घर में, ए ने ये वाला जो घर था वो बी को सेल कर दिया, लेकिन बी को बोला कि तुम ज्यादा लंबा कंस्ट्रक्ट नहीं करोगे, क्योंकि फिर ज्यादा लंबा कंस्ट्रक्ट कर दिया तो ए के घर में लाइट नहीं आएगी। तो ए ने इसके ऊपर जो कंडीशन लगाई है ये वैलिड है, ठीक है, ये वैलिड है एज पर द एक्सेप्शन टू, एक्सेप्शन टू व्हाट, एक्सेप्शन टू सेक्शन 11, ठीक है, सेक्शन 11 का जो एक्सेप्शन है, इस एक्सेप्शन है इसके अकॉर्डिंग अगर ऐसा उसने बोला है एडजॉइनिंग लैंड को सेल करा है और ए की खुद की लैंड है, जो ओनर की खुद की लैंड है उसके बेनिफिट के लिए, तो फिर ऐसा रेस्ट्रिक्शन वैलिड रहेगा, ठीक है। 11 समझे, 11 के मेन सेक्शन में क्या है कि कोई भी इस तरीका यूटिलाइजेशन के ऊपर आप कंडीशन नहीं लगा सकते, पर एक्सेप्शन में ये वाली बात स्पेशली लिखी गई है कि अगर एडजॉइनिंग लैंड है तो ऐसे केसेस में एक्सेप्शन लगाया जा सकता है। नाउ व्हेन अ पर्सन ट्रांसफर्स इज इमूवेबल प्रॉपर्टी, जब कोई अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करता है तो ट्रांसफरी इज ऑफन रिक्वायर्ड टू एंटर इनटू अ कोवेनेंट, ठीक है। कभी कभी उनके ऊपर कोवेनेंट क्या है, यहाँ पे कंडीशंस जो रेस्ट्रेन करती है ना ट्रांसफरी को, कहीं ना कहीं कुछ कंडीशंस की वजह से उनके ऊपर एक लिमिटेशन लगी होती है, उसको हम कहते हैं कोवेनेंट, whereby the transferor imposes on the transferee conditions restraining the enjoyment of land transferred for the benefit of enjoining land, ठीक है। जो उनके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाए जा रहे हैं किस लिए लगाए जा रहे हैं, साथ वाली लैंड के बेनिफिट के लिए लगाए जा रहे हैं, ठीक है, साथ वाली लैंड के बेनिफिट के लिए लगाए जा रहे हैं, इनको हम कोवेनेंट कहते हैं। तो कोवेनेंट एक तरीका अग्रीमेंट होता है राइटिंग में, जहां पे ऑब्लिगेशन लगाई जा सकती है, जो पॉजिटिव भी होती है, हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। पॉजिटिव कोवेनेंट क्या होता है, पॉजिटिव कोवेनेंट इज बर्डन ऑन लैंड, इसका मतलब क्या होता है कि आपको कुछ एक्स्ट्रा एक्ट करना है, आपको रिपेयर कराने हैं, गार्डन को मेंटेन करके रखना है, कुछ एक्स्ट्रा एक्ट करना है, ट्रांसफरी को अपने पार्ट पे कुछ एक्स्ट्रा एक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, उसको हम पॉजिटिव कोवेनेंट कहते हैं। नेगेटिव कोवेनेंट क्या होता है कि आपको ये चीजें नहीं करनी, आपको इस लैंड के ऊपर बिल्डिंग नहीं बनानी, इस तरीके से हम कह देते हैं आपको ये चीज नहीं करनी, सो दैट इज नेगेटिव कोवेनेंट। अगर हम कहते हैं आपको ये चीज करनी है, सो दैट इज पॉजिटिव कोवेनेंट, ठीक है। नेगेटिव या फिर जो रेस्ट्रिक्टिव कोवेनेंट होता है वो ऑलवेज रन्स विद द लैंड, नेगेटिव कोवेनेंट कि आप यहाँ पे ये काम नहीं करोगे, तो फिर वो क्या होता है, इट ऑलवेज रन्स विद द लैंड, ठीक है। नेगेटिव कोवेनेंट होता है जैसे कि आप इस घर में आ, ये पेड़ नहीं काटोगे, ठीक है, इस घर में ये पेड़ नहीं काटोगे जब तक मतलब हमेशा के लिए, तो फिर ऐसे कोवेनेंट लैंड के साथ में चलते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफरी दर ट्रांसफरी जिसके पास भी वो जाता है उसे वो फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। इसको हम कह देते हैं नेगेटिव जो होता है कोवेनेंट दैट रन्स विद द लैंड, ठीक है, एंड आर अटैच टू द लैंड इररिस्पेक्टिव ऑफ हु इज द ओनर ऑफ सच लैंड, भले उसका ओनर कोई भी हो पर वो नेगेटिव कोवेनेंट हमेशा लैंड के साथ रन करेगा, जबकि पॉजिटिव कोवेनेंट नेवर रन्स विद द लैंड। पॉजिटिव कोवेनेंट देखा जाए तो सिर्फ लिमिटेड रहता है अप टिल द ट्रांसफरर, सॉरी ओरिजिनल ट्रांसफरर, ठीक है। अब सेक्शन 40 हम सेक्शन नहीं पढ़ रहे बट हम एसेंशियल्स पढ़ लेते हैं कि एग्जैक्टली क्या मतलब है हमारा सेक्शन 40 से। सेक्शन 40 में लिखा गया है कि जो नेगेटिव कोवेनेंट्स होते हैं वो बाइंडिंग होते हैं सब्सिक्वेंट ट्रांसफरी पे। अब सब्सिक्वेंट ट्रांसफरी कौन हुआ, एक बार फिर से देख लेते हैं। पहले तो हो गया हमारा ट्रांसफरर, ए ने बी को ट्रांसफर किया तो बी हमारा हो गया ओरिजिनल ट्रांसफरी, ठीक है, ओरिजिनल ट्रांसफरी हो गया। अब उसके बाद में बी ने सी को ट्रांसफर करा, सी ने डी को ट्रांसफर करा, ई को ट्रांसफर करा, तो ये सारे के सारे क्या हैं, ये सब के सब हैं सब्सिक्वेंट ट्रांसफरी, ठीक है, सब्सिक्वेंट ट्रांसफरी है। तो सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव कोवेनेंट्स कि आपको ये काम नहीं करना है, सिर्फ ये सारी चीजें जो नेगेटिव कोवेनेंट्स हैं वो सब्सिक्वेंट ट्रांसफरी पे अप्लाई होती हैं, पॉजिटिव कोवेनेंट्स अप्लाई नहीं होती। आपको ये कहा जाए कि आपको इस लैंड पे कुछ एक्स्ट्रा करना है वो अलाउड नहीं है, पर अगर आपको रेस्ट्रिक्ट किया जा रहा है कि आपको ये काम नहीं करना है तो वो आप नहीं कर सकते, भले ही सी डी ई कितने लोगों के पास में भी वो प्रॉपर्टी चली जाए। तो यहाँ पे इट इज बेनिफिट फॉर एडजॉइनिंग लैंड। पहली बात तो क्या कंडीशन है, इसको नेगेटिव कोवेनेंट्स को अप्लाई करने के लिए हमें दो चीजें देखनी है कि जो हमारी लैंड है वो एडजॉइनिंग है,
यहाँ से क्या हमें समझ आ रहा है? एडजॉइनिंग लैंड, ठीक है, एडजॉइनिंग लैंड हमारा ये रिजेंबल करता है विथ एक्सेप्शन टू सेक्शन नंबर 11। एक्सेप्शन जो है हमारा सेक्शन 11 का, वहां पे भी तो यही बात लिखी गई है ना, एडजॉइनिंग लैंड है तो फिर आप रेस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं, ठीक है। वो बात करता है, सेक्शन 11 बात करता है सिर्फ ओरिजिनल ट्रांसफरी के बारे में, और ये किसकी बात करता है, मतलब सेक्शन 11 बात करता है यहाँ पे बी के बारे में, और सेक्शन 40 बात करता है यहाँ पे सी डी ई के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे इट इज इंपॉर्टेंट कि सीडीई को कब ये नेगेटिव कोवेनेंट फॉलो करना पड़ेगा, सीडीई को तब ये नेगेटिव कोवेनेंट फॉलो करना पड़ेगा जब इन्हें नोटिस होगी, और जो अगर फर्स्ट थिंग इज कि एक ही लैंड कहीं ना कहीं पास में होगी, एक ही लैंड की बेनिफिट के लिए ये कोवेनेंट लगा है, एंड सेकेंड थिंग कि जो हमारा सब्सिक्वेंट ट्रांसफरी है उसको नॉलेज है, उसको नोटिस है इस कोवेनेंट के बारे में कि आपको ये पर्टिकुलर काम नहीं करना, इस नेगेटिव कोवेनेंट के बारे में नॉलेज है, ठीक है। अब ये जो सब्सिक्वेंट ट्रांसफरी है हमारा, जो भी सब्सिक्वेंट ट्रांसफरी है, इन सब ने पैसे दे के जमीन खरीदी हो, इन सब ने कंसिडरेशन दे के प्रॉपर्टी खरीदी हो, ठीक है। और अगर इनके पास में नोटिस नहीं है, इन्होंने पैसे दे के प्रॉपर्टी खरीदी, वन थिंग, ठीक है, इन्होंने कंसिडरेशन दिया, कंसिडरेशन देके प्रॉपर्टी खरीदी, और प्लस आप मानो कि ऐसा कुछ हो गया कि बी ने सी को इन्फॉर्म ही नहीं किया कि ऐसी कंडीशन है, तो विदाउट नोटिस हुआ हो, पैसे दे के दिया हो और विदाउट नोटिस हुआ हो, ठीक है, तो फिर यहाँ पे नेगेटिव कोवेनेंट के लिए भी सी डी ई लायबल नहीं होते, ठीक है। ग्रेचुइटस ट्रांसफरी है, अगर बी ने किसी को गिफ्ट करा है फ्री में, ठीक है, विदाउट कंसिडरेशन, तो फिर सी बाउंड होगा ऐसे कोवेनेंट के लिए, फिर वो एक्स्ट्रा नेगेटिव चीज नहीं कर सकता, मतलब उसको वो नेगेटिव चीज के अपोजिट जाके नहीं कर सकता, ओके। इसी तरह से हमारा केस है टेल्क वर्सेस मॉक्से का। टेल्क वर्सेस मॉक्से में सेम सिचुएशन ऑलमोस्ट अप्लाई हो रही है। इसमें क्या हो रहा है, एक एक्स है जो ओनर है ऑफ अ वेकेंट लैंड, एक वेकेंट लैंड है, ठीक है। वेकेंट लैंड के अराउंड यहाँ पे हाउसेस है, ठीक है, ये सारी लैंड एक ही है। अब क्या होता है, ए को ये जगह सेल करनी है, ए को क्या सेल करना है, ए को इतना पार्ट सेल करना है, ठीक है। द ओनर ऑफ द वेकेंट लैंड एंड सेवरल हाउसेस सराउंडिंग इट, ये सारी प्रॉपर्टी एक ही है, तो उसने क्या करा, वेकेंट लैंड किसको सेल कर दिया, वेकेंट लैंड उसने सेल कर दिया ई को, ई को सेल कर दिया, ठीक है। इसने दो कंडीशन लगाई, पहला कंडीशन क्या था, पॉजिटिव कोवेनेंट था कि उसे स्क्वायर जो गार्डन है, ये बीच में गार्डन है, ठीक है, इसको मेंटेन करके रखना है, ठीक है, मेंटेन करके रखना है, सफिशिएंट इसके ऊपर रिपेयर कराते रहना है टाइम टू टाइम, ये पॉजिटिव कोवेनेंट हो गया ना, कुछ एक्स्ट्रा काम कराना है ना, ठीक है। तो यहाँ पे नेगेटिव कोवेनेंट क्या हुआ कि इस प्रॉपर्टी को अनबर्डन विद बिल्डिंग्स रखना है, बीच में कोई प्रॉपर्टी एक्स्ट्रा मतलब इरेक्ट नहीं कर सकते, ये आपस में ये रहेगा, बीच में गार्डन ही रहेगा, यहाँ पे कुछ और कर सकते हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर और एक्टिविटीज कर सकते हैं, पर यहाँ पे कोई बिल्डिंग नहीं बना सकते, ठीक है। तो धीरे धीरे से ये लैंड एक्स टू वाई, वाई टू जेड ट्रांसफर होती गई, सॉरी एक्स टू ई ट्रांसफर हुई, ई ने किसी को ट्रांसफर करा, फिर उसने किसी को ट्रांसफर करा, फिर किसी को ट्रांसफर हुआ, फिर किसी को ट्रांसफर हुआ, एंड फाइनली ये प्रॉपर्टी आती है वाई के पास में। तो लेटर द लैंड वाज पास्ड बाय डाइवर्स इंटरमीडियरी कन्वेयंसेस, डाइवर्स इंटरमीडियरी कन्वेयंसेस के थ्रू ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई, ठीक है, विद द सेम कोवेनेंट्स, इसी मतलब सेम रेस्ट्रिक्शन के साथ में, ठीक है। फाइनली वाई ने खरीदी, और वाई क्या चाह रहा था, वाई उसके ऊपर बिल्डिंग बनाना चाह रहा था, वाई वांटेड टू कंस्ट्रक्ट अ बिल्डिंग, ये जो ई वाली लैंड थी इसके ऊपर बिल्डिंग बनाना चाह रहा था, तो इसके ऊपर एक्स ने सूट फाइल करा इंजंक्शन का कि भाई तुम यहाँ पे बिल्डिंग नहीं बना सकते। अच्छा हाँ, एक चीज मिस आउट हो गई कि एक्स ने इस लैंड को सेल करने के बाद यहाँ रहना शुरू कर दिया, सोचो एडजॉइनिंग लैंड पे रहना शुरू कर दिया, ठीक है। तो कोर्ट ने ऑब्जर्व किया यहाँ पे, तो द कोर्ट ऑब्जर्व्ड दैट पॉजिटिव कोवेनेंट कुड नॉट बाइंड वाई, जो पॉजिटिव कोवेनेंट है वो वाई को बाइंड नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि ही इज अ सब्सिक्वेंट परचेजर, और हमने अभी सेक्शन 40 में क्या पढ़ा था कि सब्सिक्वेंट ट्रांसफरी को पॉजिटिव कोवेनेंट बाइंड नहीं करता, बट नेगेटिव कोवेनेंट सब्सिक्वेंट ट्रांसफरी को बाय करता है, क्यों,
नेगेटिव कोवेनेंट रन्स विद द लैंड। आपको कुछ स्पेशल नहीं करना है, लेकिन अगर आपको नोटिस है इस कोवेनेंट की, तो फिर आपको वो नेगेटिव कोवेनेंट फॉलो करना पड़ेगा। तो जो फर्स्ट ओरिजिनल ट्रांसफरर था मिस्टर एक्स, जिसने कंडीशन लगाई थी, उस वो ओनर था एडजॉइनिंग लैंड का। हमारी फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो गई सेक्शन 40 की। सेकंड क्या था, मतलब यहाँ पे उसका इक्विटेबल इंटरेस्ट था उस कोवेनेंट को कंटिन्यू करने में। ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है कि जो नेगेटिव कोवेनेंट्स होते हैं इस तरीके से, वो सब्सिक्वेंट ट्रांसफरी पे बाइंडिंग होते हैं। ठीक है। अगर उसको नोटिस है तो फिर ये बाइंडिंग है उस पे। इसलिए Y इज रेस्ट्रेन्ड बाय नेगेटिव कोवेनेंट इन कंस्ट्रक्टिंग बिल्डिंग ऑन द लैंड बिकॉज ही हैड प्रॉपर नोटिस। इसलिए क्योंकि उसको प्रॉपर नोटिस था, वो सब्सिक्वेंट ट्रांसफरी था और कोवेनेंट हमारा नेगेटिव था, इट रन्स विद द लैंड। तो फिर यहाँ पे Y के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लग गया। Y को जब ये प्रॉपर्टी मिली तो Y के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लग गया कि वो इस प्रॉपर्टी पे कुछ भी कोई भी मतलब बिल्डिंग खड़ी नहीं कर सकता, क्योंकि ये इट इज रनिंग विद द लैंड सिंस एक्स सोल्ड इट। ओके। इसके बाद में हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, गौतम सोल्ड फ्रंट पोर्शन ऑफ हिज हाउस। हमने जैसे अभी देखा फ्रंट पोर्शन ऑफ हिज हाउस गौतम ने सेल कर दिया एब्सोल्युटली टू अभय, एंड उसने रेयर पोर्शन क्या किया, अपने रेसिडेंस के लिए रख लिया। तो यहाँ पे जी है और ए है। तो यहाँ पे जो फ्रंट पोर्शन था हाउस का, ये मान लेते हैं फ्रंट पोर्शन, ये इसने सेल कर दिया अभय को। ठीक है। अभी भी इसके पास में रेयर पोर्शन है हाउस का, रेयर पोर्शन है हाउस का गौतम के पास। ठीक है। अब क्या हुआ, हिज ओन रेसिडेंस इन द रजिस्टर्ड सेल डीड, सेल होना चाहिए था यहाँ पे, सेल डीड। ठीक है। अभय हैड कोवेनेंटेड विद गौतम दैट अभय वुड नॉट यूज द हाउस फॉर कमर्शियल पर्पस। वो हाउस को कमर्शियल पर्पस के लिए यूज नहीं करेगा। अभय कमर्शियल पर्पस के लिए हाउस यूज नहीं करेगा। एंड दैट अभय वुड पेंट एंड व्हाइट वॉश द, व्हाइट वॉश होना चाहिए, व्हाइट वॉश द हाउस एवरी ईयर। लेटर अभय स्टार्टेड यूजिंग द हाउस फॉर कमर्शियल पर्पसेस। अभय ने क्या करा, अभय को दो कंडीशन लगाई। पहला कि कमर्शियल पर्पस के लिए यूज नहीं करोगे, जैसे हमारा नेगेटिव कोवेनेंट था टल्क वर्सेस मॉक्से के केस में। और पॉजिटिव क्या था कि उसे वहां पे व्हाइट वॉश वगैरह कराते रहना पड़ेगा। ठीक है। तो अभय ने उस घर को यूज करना शुरू कर दिया कमर्शियल पर्पस के लिए। गौतम ने इस बात को ऑब्जेक्ट किया, लेकिन अभय ने बोला कि क्योंकि वो एब्सोल्यूट ओनर है, वो उसको जैसे चाहे वैसे एंजॉय कर सकता है। ठीक है। ही विशेष, अभय ने पेंट भी नहीं कराया 2 साल से। ठीक है। गौतम आपको लीगल एडवाइस के लिए पूछ रहा है, आप गौतम को क्या एडवाइस करोगे ये बताओ यहाँ पे। तो यहाँ पे हाँ, गौतम को क्या एडवाइस करोगे, पूरा क्वेश्चन देख लेते हैं। गौतम सीक्स योर लीगल एडवाइस। गौतम वुड व्हाट वुड योर एडवाइस बी टू गौतम इफ अभय सोल्ड्स द हाउस एब्सोल्युटली टू विराट एंड विराट यूजेस द हाउस फॉर कमर्शियल पर्पसेस। ठीक है। अब हमने क्या पढ़ा था, पॉजिटिव कोवेनेंट हमारे लैंड के साथ रन नहीं करते हैं, हमने पढ़ा। तो पॉजिटिव यहाँ पे क्या है, व्हाइट वॉश वगैरह है, तो इसको विराट को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर गौतम अभय को बोल रहा था तो अभय को ये फॉलो करना जरूरी था, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स थे। ठीक है। तो अभय को तो फॉलो करना जरूरी था पॉजिटिव कोवेनेंट, पर विराट को फॉलो करना जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि सब्सिक्वेंट ट्रांसफरी पे हमारा पॉजिटिव कोवेनेंट अप्लाई नहीं होता, बट नेगेटिव कोवेनेंट कि आप कमर्शियल चीजों के लिए यूज नहीं कर सकते, ये चीज यहाँ पे विराट पे अप्लाई होगी। तो और विराट यहाँ पे कमर्शियल चीजों के लिए इस लैंड को यूज नहीं कर सकता। ठीक है। और एडजॉइनिंग लैंड भी है, और अगर इसे नोटिस भी है। अब यहाँ पे हमें अपना आंसर अपने इसके हिसाब से देना पड़ेगा कि ये डिपेंड करता है कि विराट को नोटिस है या नहीं है। अगर विराट को नोटिस है कि ऐसा कोवेनेंट लगाया था गौतम ने सेल करते टाइम, तो फिर विराट को नेगेटिव कोवेनेंट दैट इज वहां पे कमर्शियल यूज करने का राइट नहीं है। अगर उसे नोटिस नहीं था और उसने फिर भी प्रॉपर पेमेंट करी थी अभय को उस लैंड के लिए, तो फिर क्योंकि वो सब्सिक्वेंट ट्रांसफर ही है, विदाउट नोटिस है, तो फिर ऐसे केस में विराट को क्या करना पड़ेगा, विराट को मतलब कोई लायबिलिटी विराट की नहीं बनती। ओके। नाउ लेट्स सी द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है, गौरव सेल्स हाफ ऑफ हिज लैंड टू सर्वेश। ठीक है। उसने आधी लैंड अपनी सर्वेश को सेल कर दी। यहाँ पे भी एडजॉइनिंग लैंड वाला एग्जांपल है। यहाँ पे जी है, यहाँ पे एस है। ठीक है। ये जी था, ये एस था, हाफ लैंड इसने एस को सेल कर दी। सेल डेट कंटेन्स अ कोवेनेंट दैट सर्वेश शैल नॉट रेज एनी बिल्डिंग ऑन द सेड लैंड। इसके ऊपर कोई बिल्डिंग नहीं बनाएगा। ठीक है।
डिस्कस द वैलिडिटी ऑफ सेड कोवेनेंट। लेटर सर्वेश ने क्या करा, ये लैंड गिफ्ट कर दी अमित को। अमित अनअवेयर है इस कोवेनेंट का। अमित वांट्स टू कंस्ट्रक्ट अ बिल्डिंग ऑन द सेड लैंड। अब देखो, हमने सेक्शन 40 पढ़ा था, ठीक है। तो सबसे पहली बात, अगर जी ने एस को लैंड सेल करी है, तो फिर इसको तो भले ही पॉजिटिव रेस्ट्रिक्शन हो, नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन हो, इसको सारे फॉलो करने पड़ते। सर्वेश को सारे रेस्ट्रिक्शंस फॉलो करने पड़ते। ही हैड टू फॉलो, चाहे वो नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन हो, पॉजिटिव रेस्ट्रिक्शन हो। उसने क्योंकि उन कंडीशंस पे परचेज करा है तो उसके ऊपर अप्लाई होगा। पर अगर सर्वेश इसको फर्दर ट्रांसफर कर रहा है अमित को, ठीक है, इसने फर्दर ट्रांसफर कर दिया अगर अमित को, तो फिर क्या होगा, तो फिर अमित को यहाँ पे उसने देखो ग्रेचुइटस ट्रांसफर करा है। और हमने सेक्शन 40 में स्पेशली पढ़ा था कि अगर ग्रेचुअसली ट्रांसफर हुआ है तो फिर वैसे केसेस में, तो फिर वैसे केसेस में भले ही नोटिस हो ना हो, ऐसे केसेस में अमित को यहाँ पे उस कोवेनेंट को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है, कि वो उसके ऊपर कोई बिल्डिंग रेज नहीं कर सकता क्योंकि उसने विदाउट कंसिडरेशन किया है। ये स्पेशल कंडीशन है विच इमानेट्स फ्रॉम सेक्शन नंबर 40, ठीक है। और अमित यहाँ पे कोई भी चीज कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकता, भले ही उसको नोटिस थी या नहीं थी, पर यहाँ पे क्योंकि उसने पैसे नहीं दिए हैं, विदाउट कंसिडरेशन इस प्रॉपर्टी को खरीदा है, तो फिर उसे उस नेगेटिव कोवेनेंट का पालन करना पड़ेगा। ओके, आई होप द टॉपिक वॉज रियली क्लियर टू ऑल ऑफ यू। Let's meet in the next lecture.